Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम से बढ़िया, शानदार, एकदम झकास। तो तीनों दिन का एमसीक्यू काफी शानदार रहा। आज है डे नंबर 4 क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे आने वाला क्वेश्चन कैसा है। लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग का, जैसे कि आप लोगों को पता है, होने वाला डे नंबर 4। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या किस किस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द। आप लोगों को तो पता है, ये तो एकदम पेटेंट वाला क्वेश्चन है। पेटेंट मतलब कि ये क्वेश्चन एकदम सबको ही जानता है, इवन जो कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी जानता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का, द टर्म रिडीमेबल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। क्लास 11th में कुछ ऐसा टॉपिक है, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसा ऐसा टॉपिक है जो कि डिलीट हो गया है। अगर वो भी क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिले, अगर इच्छा हो तो सुनना, नहीं इच्छा हो तो स्किप कर देना। क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रख लोगे तो खराब नहीं होता है एक्स्ट्रा नॉलेज रखना, क्योंकि वो फिर बाद में काम ही देगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का जो एडीआर था या फिर जीडीआर था, ये सब चीज हट चुका, आईडीआर ये सब जैसे कि हट चुका है। तो कुछ कुछ टॉपिक डिलीटेड हुआ है, ड्रॉप्ड टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग देखो, अच्छा है आप लोगों के लिए, फर्दर थोड़ा हेल्प हो जाएगा कुछ भी आगे आप जो भी प्लान कर रहे हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th के बाद। ठीक है, तो थोड़ा नॉलेज रखना अच्छा है। तो चलो अभी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। द टर्म रिडीमेबल इज यूज्ड फॉर। जो रिडीमेबल टर्म है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो मेरा इस्तेमाल होता है प्रीफरेंस शेयर के लिए। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, तो ये सब प्रीफरेंस शेयर का टाइप्स है। तो रिडीमेबल किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रीफरेंस शेयर के लिए। ठीक है सर। बात करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का, फंड्स रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग करेंट एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर हम लोग करेंट एसेट को परचेज करते हैं तो उसके लिए जो फंड रिक्वायर होता है उसको कौन सा फंड कहते हैं? उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। समझ गए बात को? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन वुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंटरनल फाइनेंस का पार्ट नहीं है? तो इंटरनल फाइनेंस का पार्ट कौन सा नहीं है? रिड्यूसिंग इन्वेंट्री, रिटेनिंग प्रॉफिट, रिड्यूसिंग ट्रेड पेबल, रिड्यूसिंग ट्रेड रिसीवेबल, रिड्यूसिंग ट्रेड पेबल। तो ऑप्शन नंबर सी फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, लोन्स कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, सच लोन्स आर कॉल्ड एज। अगर हम लोग इक्विटी शेयर के साथ लोन को एक्सचेंज कर देते हैं तो किस टाइप का लोन वो कहलाता है? वो किस टाइप का लोन कहलाता है? वो कहलाता है कन्वर्टेबल। यानी ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल वो होता है ना जिसको हम लोग तुरंत इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो मेरा क्लास 11 का मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो भी बच्चे वो वीडियो देखे हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव रिटर्न फ्रॉम द कंपनी एज। जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो कंपनी से रिटर्न लेते हैं। वो कैसा रिटर्न होता है? टैक्स फ्री, रिस्क फ्री, अनलिमिटेड या फिक्स्ड? तो वो होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड रिटर्न होता है। ठीक है, चलो जी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल विच प्रोवाइड्स। इक्विटी शेयर कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो कि हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? जो कि हम लोगों को प्रोवाइड करता है रिस्क रिलेटेड कैपिटल। समझ गए? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, कमर्शियल बैंक डू नॉट प्रोवाइड लोन्स इन द फॉर्म ऑफ। कमर्शियल बैंक किसका फॉर्म में लोन्स नहीं देती है? किसका फॉर्म में लोन्स नहीं देती है? डिवेंचर के फॉर्म में। 8 का सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, क्रेडिट परचेज रिड्यूसेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर हम लोग सामान उधार में खरीदते हैं तो वो हम लोगों का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। इट इज अ पार्ट ऑफ विच सोर्स ऑफ फाइनेंस? ये सोर्स ऑफ फाइनेंस का कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है मेरा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड क्रेडिट का। ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड क्रेडिट का। ठीक है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, These are issued by a company to another company as unsecured short term deposit। एक कंपनी दूसरी कंपनी को इश्यू करती है, ये एक ऐसा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये मैंने आप लोगों को वीडियो में पढ़ाया था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी में कोई अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म
डिपॉजिट इशू करती है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ठीक है, चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। एडीआर आर इशूड इन, देखो एडीआर, ए से अमेरिकन, डी से डिपॉजिट, आर से रिसीट। सर ऑब्वियस बात है यहाँ पे सर पूरा का पूरा चांसेस है कि सर यूएसए ही आंसर होगा, क्योंकि अमेरिकन बोल रहा है तो मारो ना, सोच क्या रहे हो, 11 का डी होगा, खत्म। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का बात। पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम, पब्लिक डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो कि हम लोग कहां से रेज करते हैं, जो कि हम लोग रेज करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, ये सब तो लुल्लू क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है कुछ आराम से हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। अंडर द लीज एग्रीमेंट द लीजी गेट द राइट टू, अगर कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है जो कि लीज हो रहा है, लीज जैसे कि आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते होंगे, जो एसेट साइड में हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट का, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी यानी कि मैंने किसी कोई लैंड है, मान लो मैंने कोई घर है जिसको मैंने खरीद लिया लीज पे, मान लो कि 5 साल के लिए 10 लाख रुपया में। ठीक है, वो 5 साल के लिए जो मैंने खरीदा 10 लाख रुपया में वो घर, उसको मैंने क्या किया, किसी को रेंट पे दे दिया। तो उसके ऊपर जो हम लोग को पैसा मिलेगा, जो रेंटल इनकम है मेरा, जो रेंट मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। और मेरे 10 लाख रुपया क्या था, इन्वेस्टमेंट था। तो ये बता रहा है कि लीज एग्रीमेंट में लीजी को क्या मिलने का हक है, तो लीजी को मिलने का हक है, देखो, यूज ऑफ द एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आप एसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। डिवेंचर रिप्रेजेंट, डिवेंचर क्या दिखाता है, डिवेंचर दिखाता है लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर जो है वो क्रेडिटर होता है कंपनी के लिए। ठीक है, ठीक है सर। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का। अंडर द फैक्टरिंग अरेंजमेंट द फैक्टर, फैक्टरिंग अरेंजमेंट में फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होते हैं कलेक्ट्स द क्लाइंट्स डेट और अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, देखो पता है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं एक चीज बता रहा हूं, ये पेबल और किस में, रिसीवेबल्स में। ठीक है, पेबल और रिसीवेबल्स में। देखो पेबल का मतलब होता है अभी तक पे किया नहीं है, और रिसीवेबल्स का मतलब होता है अभी तक रिसीव किया नहीं है, यानी करने वाला है। ठीक है, जैसे कि देखो दो चीज होता है, एक ट्रेड पेबल और एक ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड पेबल के अंदर दो चीज आता है, क्या क्या, एक क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल। ठीक है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल इज इक्वल्स टू ट्रेड पेबल, और डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल इज कॉल्ड इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल। तो याद करना ऐसे, अंडर टीपी क्रेडिटर बीपी, याद हो गया, यानी टीपी के अंदर में, ट्रेड पेबल के अंदर में क्रेडिटर और बीपी आएगा, और टीआर में अंडर टीआर डेटर बीआर। समझ गए, चलो तो गाना सीख गए, शाबाश। आज क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ए कमर्शियल पेपर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम, जो मैच्योरिटी पीरियड है कमर्शियल पेपर का वो कितना दिन का होता है, वो होता है मेरा 7 to 364 डेज। शाबाश। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। इंटरनल सोर्सेस ऑफ कैपिटल आर दोज दैट आर व्हाट, दैट आर जनरेटेड विद इन द बिजनेस। शाबाश। चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल टू बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, एक नया वेंचर को स्टार्ट करने के लिए जो हम लोगों को स्किल चाहिए होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर, इंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो होगा ऑप्शन नंबर, यस सही सोच रहे हैं आप लोग, वही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ जाओ। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ ए स्टार्टअप, कौन सा स्टार्टअप का फीचर नहीं है, कौन सा नहीं है, क्या लग रहा है आप लोगों को, एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 25 करोड़, प्रोडक्ट और सर्विसेज मस्ट बी इनोवेट, क्रिएटेड बाय स्प्लिटिंग एन एग्जिस्टिंग कंपनी, क्रिएटेड बाय स्प्लिटिंग एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ये नहीं है सर, 19 का सी। 20 a startup company loses the status of a startup after, एक स्टार्टअप कंपनी अपना स्टेटस कब खो देता है, स्टार्टअप के कितने साल बाद, मान लो कोई कंपनी स्टार्टअप कंपनी है वो अपना स्टेटस, जो स्टेटस है वो खो देगा। ठीक है, स्टार्टअप के कितने साल बाद, तो स्टार्टअप के 7 साल बाद। ठीक है, 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट।
22 का बात करते हैं, इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो इंडस्ट्री जो कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंप्लॉयमेंट देती है, वो कौन सी इंडस्ट्री है, वो है मेरा विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी विलेज एंड एसएसआई। बात करेंगे 23 का, एमएसएमईडी एक्ट यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 मेजर्स द साइज ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस हिसाब से हम जज करेंगे कि कौन सा बिजनेस कैसा है, कौन माइक्रो है, कौन मीडियम और कौन स्मॉल है। वाह, बहुत जानते हैं आप लोग, शाबाश, अच्छा बात है, जानना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। The maximum investment in plant and machinery of a small scale industry is, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा होता है 5 करोड़ यानी 5 CR। बात करेंगे 25 का, एन एंसिलियरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट मस्ट सप्लाई व्हाट, मस्ट सप्लाई 50% ऑफ इट्स आउटपुट टू द पेरेंट कंपनी। ठीक है, चलो आ जाओ 26 का बात करते हैं, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विथ ₹10 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज, कोई एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख रुपया प्लांट एंड मशीनरी में, वो कौन सा टाइप का इंडस्ट्री है, वो मेरा इंडस्ट्री है कौन सा, टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट यानी ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे 27 का, अ स्मॉल स्केल, अच्छा ये तो स्केल हो गया जी, सॉरी मिसप्रिंट है, स्केल होगा। ठीक है, SCALE, ये स्केल नहीं है, ठीक है ना। आई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विद ₹1 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज, कोई अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, उसको कौन सी इंडस्ट्री कहेंगे, उसको हम लोग इंडस्ट्री कहेंगे माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज। बात करेंगे 28 का, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ SSI टू द ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जीडीपी में या ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड में, कितना है 45%। ठीक है, 29 का देखो, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एसएसआई टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एसएसआई टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, हम लोग का कंट्री जो एक्सपोर्ट करता है उसमें एसएसआई का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी वो भी तो कुछ सामान अपना एक्सपोर्ट करवाते होंगे जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बन रहा होगा, उसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 40% यानी 40%, तो जीडीपी में हो गया 45 और एक्सपोर्ट में 40%। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय, जो परफॉर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग स्कीम है वो कौन इंप्लीमेंट किया था, वो इंप्लीमेंट किया था नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी ऑप्शन नंबर बी 30 का। 31 का बात करते हैं, जवाहर रोजगार योजना प्रोवाइड्स, जो जवाहर रोजगार योजना है, जो योजना बनाया गया स्कीम, वो क्या देता है, वो देता है फूड फॉर वर्क। तो चलिए 32 आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इतना ही क्वेश्चन सफिशियंट है ये दोनों चैप्टर के लिए। ठीक है, तो 32 में क्या कहा गया, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एन आइडिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू गेनफुल अपॉर्चुनिटी, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि कोई भी आइडिया को हम लोग अपना गेनफुल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उस आइडिया के मदद से हम क्या पैसा अर्न कर सकते हैं या इकोनॉमी को क्या सपोर्ट दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी का टर्म्स में, वो क्या है, वो है, जल्दी बताओ, वेरी गुड, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, समझ गए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और एक बात, अगर तीनों वीडियो आपने नहीं देखा है, वीडियो सेक्शन में जाकर के प्लीज तीनों वीडियो को देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया है मैंने, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।